गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब तक हमने रीजंस देखे थे कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक का बैलेंस एज पर पासबुक के साथ जो डिफरेंस आया है, और उस रीजन के साथ हमने उसका इफेक्ट देखा कि जो हमने कैश बुक उससे बड़ी होगी या फिर कम हुई होगी, एंड अल्टीमेट हमने क्या इफेक्ट देना है टू रिकनसाइल देम। तो हमने कहा था कि अगर कैश बुक बड़ी है तो हम उसको फॉर द टाइम बिंग कम कर देंगे, और अगर कैश बुक का बैलेंस कम हुआ है तो हम उसको बढ़ा देंगे। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम आगे कोई कॉन्सेप्ट करें इसके रिगार्डिंग, ऑलमोस्ट वैसे हो गया। इसके बाद तो एकेडमिक प्रॉब्लम्स हैं। तो हम एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे जिस तरीके के क्वेश्चन आपके बुक में है वो उसको कैसे करना है। तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन रखा है। तो आपकी बुक में ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी होंगे, तो जो आपको मिलेंगे आपके एक फेज के क्वेश्चंस आपने इस तरीके से करने हैं। तो आप बुक में से भी कर सकते हो, और हम जो मैंने क्वेश्चन बैंक देना है आप नोट्स में से वो क्वेश्चन भी आप ट्राई करोगे अब तक के कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग। तो ये रहा स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है आपके सामने। प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फॉर मिस्टर राकेश फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। तो उसने कुछ ट्रांजेक्शन दे रखे हैं 6 के करीब, बैलेंस एज पर कैश बुक, इस तरीके से उसने काफी ट्रांजेक्शन्स दे रखे हैं कि ये कारण है और इतनी अमाउंट का कारण है जिसकी वजह से हमारा बैंक का बैलेंस एज पर पासबुक हमारा मैच जो है नहीं हो रहा। वो आप प्लीज उसके लिए प्रिपेयर करो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम। तो हमने वहां पे लिखना क्या है BRS में। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा इस तरीके से तो आप लिखोगे इन द बुक्स ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है स्टूडेंट्स। मिस्टर राकेश, यहां पे लिखोगे आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ऐसा पूरा लिखना है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ये है। तो इस तरीके से हम लिखने वाले हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर राकेश। तो इसका फॉर्मेट अगर आपको ध्यान में है तो कैसा फॉर्मेट था, इस तरीके से डिटेल एंड, यहां भी लिख देता हूं, ये है डिटेल, ये है अमाउंट, एंड अमाउंट हम किस में लिख रखे हैं, लिखेंगे अमाउंट इन रुपीस, अमाउंट इन रुपीस। तो आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करोगे। पर्टिकुलर्स, पार्टिसिपेट के साथ आप एक स्टेप आगे चलने की कोशिश करना, सोचना। तो जिस तरीके से ये क्वेश्चन है, प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फॉर मिस्टर राकेश फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। तो बैलेंस एज पर कैश बुक स्टूडेंट्स, तो बैलेंस एज पर कैश बुक कितना दिया हुआ है 1,75,000। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे कि बैलेंस, जो क्वेश्चन में गिवन होगा, बैलेंस एज पर कैश बुक। कई बार बैलेंस एज पर कैश बुक स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन के लास्ट में दे देता है। तो आप एक बार देख लेना, अगर स्टार्टिंग में उसने बैलेंस एज पर कैश बुक नहीं दिया हो तो लास्ट में देगा कि बैलेंस एज पर कैश बुक ये है भाई, और ऊपर लिखे कारणों के कारण ये जो डिफरेंस है वो आ रहा है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है हमारे केस में 1,75,000। तो इसको आप अमाउंट वाले कॉलम में लिखोगे। इस कैश बुक के बैलेंस में कुछ तो हम ऐड करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स लेस करेंगे। तो आप अपने अंदाजे से, अपने एस्टीमेट से ये थोड़ी सी जगह छोड़ोगे, 4-5 लाइन ऐड के लिए और 4-5 लाइन लेस के लिए छोड़ दोगे। जो भी कारण आएंगे हम देखते जाएंगे। तो सबसे पहला रीजन क्या है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक हमने इशू कर दिए लेकिन पेमेंट नहीं निकली। तो आप सोचो कि कैश बुक बड़ी हुई है या कम हुई है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तो कम होगी। कैश बुक क्या है, कम हुई है। तो अगर कैश बुक कम हुई है तो हम क्या करेंगे, ऐड वाले कॉलम में लिखेंगे। कम है तो भैया बढ़ा दो इसको, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। डिट्टो वैसी ही लाइन लिख सकते हो आप जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अदरवाइज आप थोड़ा बहुत चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर दो, कोई इश्यू नहीं है। मेन इश्यू है जो हम ये डिटेल और अमाउंट कॉलम में लिख रहे हैं।
तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। उसके बाद लिखा है बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन ने कहा है कि बैंक ने आपके चार्जेस कम काट लिए हैं, तो आप बताओ कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है या कम हुआ है। तो ये फंडा अपनाना कि कैश बुक इधर है, पासबुक इधर है, और तो ये यहां से डिडक्ट हुए हैं। तो 500 से कैश बुक का बैलेंस क्या हुआ है हमारा, बढ़ा हुआ है, और इसको हम कम कर देंगे यहां पे लिख के। बैंक चार्जेस पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बैंक चार्जेस लिख दो तब भी सफिशिएंट है। 500 डिटेल वाले कॉलम में। उसके बाद थर्ड पॉइंट है फोर्थ, अमाउंट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर डायरेक्टली इन अवर बैंक अकाउंट। तो कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में जमा करवा दी, तो कैश बुक कम है या ज्यादा है। तो वही इधर बढ़ गया पैसा बैंक में, तो इधर नहीं बढ़ा हुआ, तो इस वजह से हमारी कैश बुक का बैलेंस क्या हुआ है, कम हुआ है। तो जो अगर कम हुआ है तो हम इसको ऐड कर देंगे। तो लिखोगे अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। इस वजह से हमारी कैश बुक कम हो गई थी और हमने ऐड ऑन कर दिया, ऐड कर दिया उसमें कितना, 15,000। नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक हमने जमा करवा दिए पर कैश बुक में नहीं लिखे, तो इधर बैलेंस अप हो गया, इधर डाउन है, तो कैश बुक का बैलेंस यहां पे भी क्या हुआ है, कम हुआ है। अच्छा, अगर ऐसा होता कि चेक जमा करवा दिए पर वहां जमा नहीं हुए, तो इट मीन्स हमने तो प्लस कर लिया, वहां पे जमा नहीं हुआ, तो इसमें इट मीन्स हमारा कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। लेकिन ये उल्टा है, हमने जमा करवा दिए, वहां पे हो भी गई, लेकिन हमने खुद की कैश बुक में नहीं लिखा हुआ, इस वजह से कैश बुक कम है। कम है तो ज्यादा कर दो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितने के थे सर, ये थे, अच्छा अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट कितना था, 500, 5,000 था ना ये, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट बाय 5,000 था कस्टमर का। हाँ ये गलत हुआ, 5,000 है। जो चेक डिपॉजिट था बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक वो कितने के, 15,000 से। 15,000 से कैश बुक क्या हुई है, कम हुई है, इसलिए हम उसको प्लस वाले कॉलम में लिखेंगे। तो लास्ट रिसीट साइड, बहुत ध्यान से करना, रिसीट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट बाय 7,000। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमारे पास सोचने का टाइम नहीं होता उसका इफेक्ट देखने के लिए, इसलिए हमने वो क्रैमिंग की थी। तो याद है ओवरकास्ट अंडरकास्ट पहले दिखना है या रिसीट साइड, सर रिसीट साइड या पेमेंट साइड है वो देखेंगे। तो रिसीट साइड है तो सीधा सीधा रिलेशन है, अगर पेमेंट साइड है तो उल्टा रिलेशन है। तो रिसीट साइड है तो माने सीधा है, ओवर मतलब कैश बुक क्या हुई है, बड़ी हुई है, बस कैश बुक क्या हुई है, बड़ी हुई है, इसको कम कर दो। तो रिसीट साइड या डेबिट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट। तो बड़ी हुई है तो मतलब कैश बुक बढ़ा, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो उसको हम कम कर रहे हैं। कितना अमाउंट है, 7,000। तो स्टूडेंट्स ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस तरीके से एक क्वेश्चन आएगा, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा करने वाली बात नहीं है। तो आप 18,000, 15,000, 33 और 38 ये अमाउंट इसमें प्लस होगी, तो ये अमाउंट इसमें प्लस होकर के कितना बनेगा, ये 175,000 प्लस 38,000, ये आ गया 2,13,000, 2,13,000। और इसका टोटल कितना आया, इसको आउटर कॉलम में ले लो, 7500। इसमें से हमने क्या करना है, माइनस करना है, माइनस 7,500। तो ये आ गया स्टूडेंट्स 2,05,500। इसको आप क्या लिखोगे, बैलेंस एज पर पासबुक। और अगर आप बुक में से क्वेश्चन उठाओगे स्टूडेंट्स तो ये आंसर में दिया होगा, किसमें दिया होगा, आंसर में। कई बार तो क्वेश्चन ही कह देता है कि बैलेंस एज पर कैश बुक 175 है और बैलेंस एज पर कैश बुक 205,500 है, तो ये कारण है। तो आप स्टेटमेंट बना के दिखा दो, तो हमने रिकंसाइल करके दिखा दिया। तो अगर ऐसा है तो एग्जाम में हमें एक पॉइंट मिल जाता है कि आंसर चेक हो जाता है। लेकिन कई बार ही सिंपल लिख देते हैं कि बैलेंस एज पर कैश बुक है और आप पासबुक का बैलेंस निकाल के दिखाओ। तो अल्टीमेट अगर जो आप क्वेश्चन एग्जाम बुक में से करोगे तो ये हमेशा गिवन होगा आंसर फॉर्म में।
तो आप उसके साथ मैच कर लीजिए। अगर आपका बैलेंस एज पर पासबुक आंसर सेम मैच कर रहा है तो इट मीन्स आपने वो प्लस माइनस सही किया है, अदरवाइज कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। तो अगर एग्जाम में दोनों बैलेंस दे रखे हैं तो हमें एक चेक मिल जाता है एग्जाम में कि हाँ हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है। तो स्टूडेंट बस ये कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ खास समझने वाली बात नहीं थी, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था जो जर्नल में किया है, जो कैश बुक में किया है, वो हम इसमें देख रहे हैं। एक चीज और, जो ये लिखा है अप्रैल, ये स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अप्रैल। सर क्यों? क्योंकि उसको एग्जामिनर को पता लग गया कि बच्चों ने ये सारी रीजंस देख लिए हैं। स्टूडेंट्स, जिस डेट की आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हो वो डेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर क्या मतलब? जब एग्जाम में क्वेश्चन आए ना तो आप उस चीज का नोट करना कि वो स्टेटमेंट कब बन रही है। 31 मार्च लेट्स से 17, फॉर एग्जाम्पल हम मार्च मंथ की स्टेटमेंट बना रहे हैं। किस मंथ की? मार्च की। तो उसके साथ इसके बाद तो अप्रैल स्टार्ट होगा, अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, ऐसा। तो जो ये डेट है ना स्टूडेंट्स, ये वाली बहुत काम की चीज है। इसमें वो आपको पजल करेगा। इसमें क्या करेगा? पजल। सर कैसे पजल करेगा? आपने लॉजिक सीख लिए कि चेक इशूड है, प्रेजेंट है, तो रजे कैश बुक को अगर हम पास बुक के साथ रिकंसाइल कर रहे हैं तो 31 मार्च तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। अगर 31 मार्च तक वो मैच कर गए हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर 31 मार्च तक डिफरेंस हुआ है तो वो डिफरेंस हम कंसीडर करेंगे, अदरवाइज नहीं कंसीडर करेंगे। पहला पॉइंट तो ये, 31 मार्च तक अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आई है, दोनों में डिफरेंस आया है, कमी आई है, तो हम उसको लेंगे। अगर 31 मार्च से पहले सॉर्ट आउट हो गया था प्रॉब्लम, जैसे बैंक ने चार्जेस आपको डेबिट कर दिए इन द मंथ ऑफ मार्च, बैंक ने आपको 27 मार्च को डेबिट किया और आपने वो 31 मार्च तक कैश बुक में लिखे नहीं है, तो डिफरेंस आएगा। अगर आपने 31 मार्च से पहले पहले वो लिख लिए तो डिफरेंस का सवाल ही पैदा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल बैंक चार्जेस debited by bank on 27th of March 17 rupees 500 and intimation is received before 31st March। तो बैंक ने हमारा 500 डिडक्ट किया था 27 मार्च को, ठीक है जी, कर लिया, लेकिन 31 मार्च से पहले पहले हमें इंटीमेशन आ गई। इट मींस हमने 31 मार्च तक वो एंट्री बुक्स में लिख ली होगी। 31 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट डेट है स्टूडेंट। तो ये है, बैंक ने चार्जेस डिडक्ट किए 27 मार्च को, ठीक है, वो आ गया। तो क्या हमने बैंक चार्जेस डेबिट कर लिए 31 मार्च तक? अगर कर लिए तो कोई डिफरेंस रहा ही नहीं। तो ये स्टूडेंट्स डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 31 मार्च तक अगर क्लियर कुछ हो जाता है तो उसका हम पे कोई असर होने वाला नहीं है। अगर हां हमने वो 31 मार्च के बजाय वो कब क्लियर किया है, 31 मार्च के बाद, ऑल्दो वो क्लियर हो गया, लेकिन हमारे लिए इस पीरियड में क्लियर होना ना बराबर है, वो डिफरेंस डालेगा, पक्का डालेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी केस में मैं चेंज करूं, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक ऑन 27th of March 17 rupees 500 and credited, ओके चलो, and recorded in cash book
ऑन 5th ऑफ अप्रैल। तो स्टूडेंट्स गड़बड़ तो हुई है 27 मार्च को, क्या उसको हमने 31 मार्च तक सही कर लिया था? द आंसर इज नो। 31 मार्च तक अगर वो सही नहीं हुआ तो डिफरेंस आएगा, अगर 31 मार्च के बाद सही हुआ है तो वो हमारे लिए सही हुआ नहीं माना जाएगा। ऑल्दो डिफरेंस तो निकल गया, लेकिन क्या वो डिफरेंस 31 मार्च को निकला था? आंसर इज नो, क्योंकि हम इस डेट पे बीआरएस बना रहे हैं, बाद में तो हम कर ही लेंगे। तो 27 मार्च को हमारा 500 कम हुआ, लेकिन 31 मार्च तक ये वाला लेवल नीचे नहीं आया। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है कि अगर 31 मार्च तक कुछ क्लियर हो जाता है तो हमें असर नहीं होगा, 31 मार्च के बाद हुआ है तब ही वो मैटर करता है। बोलो बात समझ आई? ये थी स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल। इसके रिगार्डिंग आपको और भी बहुत एग्जाम्पल्स मिलेंगे, वो देखना क्या है, बहुत ध्यान से समझना। 31 मार्च के बाद कुछ क्लियर होना ना क्लियर होने के बराबर है। 31 मार्च के बाद क्लियर होना ना क्लियर होने के बराबर है, उससे डिफरेंस आएगा। 31 मार्च से पहले अगर क्लियर हो जाता है तो उससे डिफरेंस आने वाला नहीं है। ये लाइन सब पे अप्लाई करेगी। फॉर एग्जाम्पल ये आप मार्च मंथ की बना रहे हो, ये 31 मार्च को उसने कहा है कि बैलेंस शीट बनाओ, वो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ, उसके बाद आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मार्च। स्टूडेंट ध्यान से देखना, वो एक चीज लिखेगा इसमें, चेक्स अमाउंटिंग टू ₹90,000, चेक अमाउंटिंग टू ₹90,000 issued in the month of March, out of which, जिसमें से, अच्छा अगर सिंपल लिखा होता चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड 90,000 तो कैश बुक कम हो जाती, क्योंकि डेट की इंफॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन अगर डेट की इंफॉर्मेशन है उसको ध्यान से लिखेंगे, देख के जाएंगे। चेक अमाउंटिंग टू 90,000 इश्यूड इन द मंथ ऑफ मार्च, out of which checks of rupees 40,000 presented in the month of March itself। तो हमने 90,000 के चेक इश्यू किए, तो 90,000 का डिफरेंस नहीं होगा स्टूडेंट्स। 31 मार्च से पहले अगर कुछ क्लियर हो जाता है, माने उधर भी कुछ हुआ और हमने भी 31 मार्च को वो क्लियर कर लिया, तो उस अमाउंट का डिफरेंस नहीं आने वाला जो बाद में हुआ है। एंड रिमेनिंग अगर लिख देता है वो, रिमेनिंग चेक्स क्लियर्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, तो ऑल्दो बाकी चेक भी क्लियर हो गए, लेकिन वो 31 मार्च तक क्लियर नहीं हुए, इस पीरियड में क्लियर होना ना होने के बराबर है, क्योंकि हम बीआरएस स्टेटमेंट कहां बना रहे हैं? 31 मार्च को। तो ये समझ आया। चेक अमाउंटिंग टू ₹90,000 इश्यूड किए हैं इन द मंथ ऑफ मार्च, जिसमें से 40,000 के चेक मार्च तक क्लियर हो चुके हैं। इसका मतलब डिफरेंस कितने में पड़ेगा? 50,000 का। अब उसके बाद दिमाग लगाओ, 50,000 की चेक हमने काट दी, जमा मतलब वहां से पेमेंट नहीं निकली, तो डिफरेंस कितने का आएगा? 50,000। कैश बुक कम है या ज्यादा है? सर कम है। 50,000 के चेक की वहां से पेमेंट नहीं हुई। तो ये समझ आया। क्वेश्चन बिना मतलब के स्टूडेंट्स पजल करेगा, देखना कैसे। आपको समझ आया कि 31 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज याद रखना, 31 मार्च से अगर पहले क्लियरेंस हो जाती है तब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, अगर 31 मार्च के बाद हुई है डिफरेंस उस चीज का आएगा। तो इसी चीज को मैं किसी और तरीके से लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। चेक्स अमाउंटिंग टू ₹90,000 issued in the month of March, out of which जिसमें से 15,000 checks cleared in the month of
अप्रैल। स्टूडेंट देखा इसने क्या पजल किया है, यहां पे क्या लिख रहा था, आउट ऑफ विच चेक ऑफ 40,000 प्रेजेंटेड इन द मंथ ऑफ मार्च। क्या इससे डिफरेंस आएगा मार्च मंथ में जो क्लियर होगी? नहीं आएगा। रिमेनिंग चेक्स का जो डिफरेंस है वो हमने कंसीडर किया। यहां पे देख लो बात वही कर रहा है लेकिन घुमा दी। 90,000 के चेक में से 15,000 के चेक क्लियर इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो अब उल्टा बोल रहा है, अब कह रहा है कि 15,000 के चेक अप्रैल में क्लियर हुए हैं, तो क्या 15,000 का डिफरेंस आएगा? द आंसर इज यस, आंसर इज यस। यही प्रॉब्लम है। बस हमें ध्यान में क्या रखना है कि 31 मार्च से पहले पहले जो हो गया वो कंसीडर नहीं करना, बाद वाले ही कंसीडर करना है। इधर तो डायरेक्टली बता दिया इसने कि आप 15,000 के क्लियर भैया अप्रैल में हुए थे, बाकी जो 75,000 के वो हो गए। इसका मतलब अंडरस्टूड है, जब वो बोल ही रहा है कि 15,000 के अप्रैल में हुए हैं तो अंडरस्टूड है कि बाकी चेक जो है 31 मार्च 17 तक वो कंप्लीट हो गए होंगे। क्या 75,000 का डिफरेंस आएगा? आंसर इज नो। सीधा सीधा पता लग रहा है कि 15,000 रुपए का जो है वो डिफरेंस आने वाला है। जी सर, लेकिन इधर देखो घुमा के बोला 40,000 के चेक 31 मार्च से पहले क्लियर हो गए, तो वो उसका डिफरेंस नहीं आएगा। डिफरेंस किसका आएगा? 90,000 माइनस 40,000, 50,000 का डिफरेंस है। हालांकि यहां पे हमने डिफरेंस कितना कंसीडर किया? 15,000 का। सुनिए इस चीज को बहुत ध्यान से देखना डेट वाले चक्कर में, कि ये वाली जो डेट है यहां पे वो लिखता है प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, माने 30 अप्रैल तक वो बनाने के लिए कह रहा है। जी सर, ये हर जगह एप्लीकेबल होती है। लाइक हमने बैंक चार्जेस पे भी अप्लाई करके देखे कि अगर 31 मार्च के पहले पहले हो गया तो ठीक है। फॉर एग्जांपल बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक इन द मंथ ऑफ मार्च एंड इंटीमेशन इज रिसीव्ड बिफोर 31 मार्च। अगर भैया 31 मार्च से पहले आपको पता लग ही गया तो हम ये मान लेंगे कि आपने 31 मार्च तक उसको बुक्स में लिख लिया होगा और वो डिफरेंस जो है नहीं रहा होगा, वो क्लियर हो गया होगा। तो समझ आई बात? जी सर। तो ये जो 31 मार्च का पॉइंट है या 30 अप्रैल का पॉइंट है या 30 जून को बना रहे हो, कुछ भी है, तो उसके बाद वाली डेट मैटर नहीं करती। तो क्लियर है? तो ये स्टूडेंट इस तरीके से वो जो है हमें क्वेश्चन पुट कर सकता है। अब एक चीज और देखते हैं स्टूडेंट्स, ऐसा होता है अक्सर, आपने एक वर्ड सुना होगा, अगर नहीं सुना तो सुन लेना आप, वो है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या मतलब होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट सर, बैंक से ओवर विड्रॉ हो गया। क्या हो गया? ओवर विड्रॉ। स्टूडेंट्स, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। हर टीचर अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग करवाता है और हर टीचर अपने हिसाब से उसको डील करवाता है आइटम्स को। आप आइटम की डीलिंग पे मत जाना। अगर आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई जो भी है नॉन पर्सन है, वो किसी और तरीके से क्वेश्चन कर रहा है, मैटर करता है कि आपने क्या कॉन्सेप्ट फॉलो किया है। दो नाव में पैर मत रखना, वो डूबता ही डूबता है, कश्ती डूबेगी डूबेगी। मैं कह रहा हूं बार बार कि वो बहुत से मेथड हो सकते हैं इस चीज को डील करने के लिए, लेकिन अल्टीमेट हमने क्या मेथड फॉलो किया है वो मैटर करता है। स्टूडेंट, एक बार क्या हुआ कि एक स्टूडेंट था, मेरे एक पर्टिकुलर स्टूडेंट था, तो स्कूल में कोई और मेथड चल रहा था, मैंने ट्यूशन में कोई और मेथड फॉलो करवाया। तो उसको आदत थी कि भैया हमें तो स्कूल में ऐसा करवाया, आप तो ऐसा करवा रहे हो। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल वाला मेथड भी ठीक है, मेरे वाला मेथड भी ठीक है, आंसर सेम आएगा। लेकिन कह रहे आइटम तो बदल गई सारी की सारी, फिर आंसर सेम कैसे आ गया? मैंने कहा आप ये वाला मेथड फॉलो कर लो या फिर ये वाला मेथड फॉलो कर लो। कह रहे भैया हमें दोनों सिखाओ। मैंने कहा आप एग्जाम में पजल हो जाओगे, दोनों मेथड फॉलो मत करो। कह रहे नहीं मैंने सीखना है। मैंने कहा चलो क्लास के बाद में आकर के सीख लेना, तो क्लास के बाहर आप सीख लेना। तो मैंने क्लास के बाहर उसको ना ये मैं ए तो करवाया, बी मेथड भी करवाया। मैंने कहा सुन, एक मेथड हो रहा है जो स्कूल में भी नहीं हुआ होगा, उस तरीके से डील करता है। तो कह रहा हाँ ठीक है, ये भी समझ आ गया। तो स्टूडेंट्स, बाकी स्टूडेंट जो थे वो सर कह रहे नहीं ठीक है सर, आप ए मेथड बोल रहे हो तो हम ए मेथड के तहत करेंगे, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक छुपा होगा। ठीक है, तो
उस स्टूडेंट ने तीनों मेथड ये कर लिए। अब पता है वो एग्जाम के बाद मेरे पास आया, मैंने कहा हाँ एग्जाम कैसा हुआ? सर पता है क्या हुआ, पीआरएस का ना क्वेश्चन गलत हो गया। रो रहा था। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? आंसर नहीं मैच किया। कह रहा हाँ बाकी स्टूडेंट्स का 90 आ रहा था, मेरा समथिंग लाइक 70 आ रहा था, तो बाकियों का 90 आ गया, मेरे ख्याल वही सही है, मेरा 70 गलत है। हमने आंसर मैच कर लिया बुक में से। मैंने कहा गलती कहां हुई? सर पता है क्या हुआ, मैंने आधा मेथड ये वाला लगा दिया और आधा मेथड ये वाला लगा दिया। तो स्टूडेंट्स ये गड़बड़ है, आप एक मेथड फॉलो करोगे। हाँ अगर कोई डाउट है तो अब उसका क्या कर सकते हैं, तो प्लीज एक मेथड ही फॉलो करना विद लॉजिक। वो मैं मेथड अभी बता सकता हूं, आप अल्टीमेट आंसर मैच करना। अगर आपका कोई फ्रेंड कोई और मेथड फॉलो कर रहा है तो बोलो बात समझ आई? हाँ एग्जाम में मार्क्स नहीं कम होंगे, ये मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो सर आपने ये एडवाइस क्यों दी? अभी बहुत गड़बड़ होने वाली है, आपको पता चल जाएगा जब आप क्वेश्चंस करोगे। एक है बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट। चलो बैंक ओवरड्राफ्ट की चर्चा से पहले एक चीज और बताते हैं। सिर्फ मैं बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स बैंक कॉलम की। किसकी कॉलम की बात कर रहा हूं? बैंक कॉलम की, क्योंकि कैश कॉलम से हमें कोई लेना देना नहीं है। कैश में हेर फेर हो तो कैशियर देखे, हमें क्या बता, हमें कोई मतलब इससे नहीं है। ऐसे देखना, तो हमारा यहां पे बैलेंस था 40,000, हमें कोई राम से चेक आया 8,000, हमें बैंक से कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ क्योंकि ये रिसीट साइड है 2,000। इधर हमने कुछ पेमेंट कर रखी है, बाय सैलरीज, बाय रेंट, बाय इलेक्ट्रिसिटी, हमने चेक से ही भरा है सारा कुछ, तो 5,000, 9,000 और लेट्स से 1,000। तो स्टूडेंट्स याद है जब हम लेजर बनाया करते थे, लेजर तो क्या कहते थे कि कौन सी साइड बड़ी है? तो हमने कैश बुक में देखा भी था कि सर हमेशा रिसीट साइड बड़ी होगी, क्योंकि जितना कैश आया है उतने से ज्यादा पेमेंट हो ही नहीं सकती। तो आप इस साइड लिखते थे 50,000, पहले लिख दिया 50,000, तो इधर लिख दिया आपने 50,000। लेकिन 50,000 में से जब आपने ये 15,000 माइनस किया तो 35,000 बैलेंस बचा। तो लिखते थे बाय बैलेंस कैरी डाउन। इट मींस, इसका मतलब क्या है कि हमारे 50,000 पे रिसीट हुआ था और पेमेंट कितने की हुई? 15,000 की। 35,000 हमारा बैंक में बैलेंस पड़ा है, नो डाउट वहां पे पड़ा होगा पासबुक। तो वहां पे भी ऐसा ही है, वहां पे जो ये स्टेटमेंट लिखी हुई है तो वहां पे यहां पे लिखा हुआ उन्होंने, तो यहां पे लिख देता हूं कि भाई 40 जमा हुआ है इस बंदे का, फिर 8 जमा हुआ था, फिर 2 जमा हुआ था, फिर इसने 5,000 कम कर लिया, फिर 9,000 कम कर दिया, फिर इसने 1,000 कम कर दिया और इसका अल्टीमेट 35,000 जो बैलेंस है बचा हुआ है। तो ये पासबुक की कहानी है, पासबुक की कहानी है। तो आप मुझे ये बता सकते हो कि जो ये बैलेंस आया है 35,000, ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? सर ये डेबिट बैलेंस है। क्यों? पढ़ा तो क्रेडिट साइड पे। सर नहीं, ये डेबिट बैलेंस है क्योंकि इस फील्ड के सिपाही ज्यादा थे, इसके काम हमने लेजर पोस्टिंग में देखा हुआ था। सर पता ही चल रहा है कि एसेट है, तो वो तो बैलेंस करने के लिए हमने इधर लिखा है 35,000, इसीलिए तो ये बैलेंस इधर जाता था अपनी साइड पे। टू बैलेंस ब्रो डाउन कितना? 35,000, माने इतना बैलेंस हमारा बैंक में पड़ा है। इसको बोलते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या बोलते हैं? बैलेंस एज पर कैश बुक। अच्छा, बैलेंस एज पर कैश बुक का क्या मतलब? कैश का बैलेंस का बैंक का बैलेंस? ऑब्वियस है बैंक का बैलेंस। ये इसको बोल देते हैं स्टूडेंट्स डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या बोलते हैं? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस एज पर, क्योंकि ये बैलेंस कौन सा है? डेबिट बैलेंस है। जी सर ठीक है, डेबिट बैलेंस है, कोई इशू नहीं है। सर इसके बाद इशू क्या है? स्टूडेंट्स कैश के कॉलम में ऐसा हो सकता है कि 50,000 ऐसा ही होता है, 50,000 रिसीट से ज्यादा आप पेमेंट नहीं कर पाओगे, लेकिन बैंक में ऐसा नहीं है। बैंक में ऐसा नहीं है।
ये आपकी कैश बुक है और मैं सिर्फ बार बार कह रहा हूं मैं कौन सा कॉलम कंसीडर कर रहा हूं, बैंक, क्योंकि कैश के कॉलम से मुझे कोई लेना देना नहीं है। सुनिए ये चैप्टर फर्स्ट ईयर में भी है, आप इतनी एडजस्टमेंट कर सकते हो, इतनी अगर आपको कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया तो फर्स्ट ईयर में भी आपको दोबारा से ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हो, अगर आपने रट्टा ही मारना है, क्रैमिंग करनी है कि ये 10 पॉइंट है और 11th में ये 10 पॉइंट ही आएंगे तो हमें याद होगा इसको प्लस करना है इसको माइनस करना है, तो आप कभी भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं सीख पाओगे। तो ये कौन सी साइड थी, रिसीट साइड, और ये कौन सी साइड है, पेमेंट साइड। ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। टू बैलेंस ब्रो डाउन, पिछला बैलेंस कितना पड़ा है 40,000, उसके बाद हमें एक इंटरेस्ट रिसीव हुआ 2,000 लेट से 42,000, बाय सैलरी का हमने चेक काट दिया 15,000 का, हमने रेंट का चेक काट दिया 17,000 का, हमने कुछ कैश भी विड्रॉ किया है वहां पे 5,000, और हमने अल्टीमेट कुछ फर्नीचर परचेज किया है बाय बैंक, बाय चेक हमने फर्नीचर परचेज किया है 10,000 का। बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, ये क्या है। नो डाउट कैश में हमेशा बैलेंस किसका बड़ा होगा, डेबिट साइड का बड़ा होता है, इसलिए हम इस साइड का टोटल लगा देते हैं, लेकिन बैंक में ऐसा नहीं है। आप देखना पेमेंट हमें रिसीव हुई कितनी, सिर्फ 42,000, हालांकि पेमेंट साइड कितना लिखा हुआ है 15 और 17 32, 5 37 और 10 47। यस सर, ये कैसे हो सकता है कि 47,000 की पेमेंट कर दी और 42,000 क्या हमारे पास बैंक में बैलेंस था। हो सकता है क्योंकि बैंक आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि भैया जी आप हमारे रेगुलर कस्टमर हो, आपका पेमेंट आता रहता है जाता रहता है, कोई इश्यू नहीं है। अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा ना भी हुआ तो भी हम पार्टी को पेमेंट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्नीचर परचेज किया था 10,000 का, तो क्या इसके बाद मेरे अकाउंट में 10,000 पड़ा था, मेरे अकाउंट में 37,000 था, पहले माइनस हो गया था कितना 42,000, तो 42,000 में से 30,000 पे कर दिया, 37,000 पीछे रह कितना गया सर 5,000, लेकिन मैंने चेक कितना का दे दिया 10,000 का। सर क्या बैंक फिर दे देगा पैसे, आपके अकाउंट में तो थे ही नहीं। हाँ बैंक दे देगा, क्योंकि बैंक इस पे हमसे इंटरेस्ट ले लेगा। क्या ले लेगा, इंटरेस्ट चार्ज कर लेगा। तो स्टूडेंट्स जो ये बैलेंस आया, आप कौन सी साइड बड़ी है, ये वाली, हमने ये देखा था कितना, फिर भी मैं रिपीट करवा रहा हूं 47,000। तो यहां पे हमारा टू बैलेंस कैरी डाउन कितना आया, ये 47 और 42 माइनस 5,000। तो ये बैलेंस कौन सा है, ये क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है। सर ये डेबिट बैलेंस है। नहीं सर क्रेडिट बैलेंस है। पढ़ा तो ये डेबिट साइड पे, सर नहीं बैलेंस क्रेडिट साइड की ज्यादा थी इसलिए हमने इसको बैलेंस करने के लिए इधर लिख दिया, नो डाउट। इसलिए तो ये बैलेंस अगले साल क्रेडिट साइड पे आ जाता है बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 5,000। स्टूडेंट्स ये है, अच्छा क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक आ रहा है तो क्या मतलब हुआ, हमने बैंक के स्टूडेंट्स पैसे देने हैं, हमने बैंक के पैसे देने हैं, क्यों, इट्स अवर लायबिलिटी, माने नेगेटिव बैलेंस चल रहा है हमारा। क्या चल रहा है, नेगेटिव बैलेंस एज पर कैश बुक, नेगेटिव बैलेंस एज पर कैश बुक। और पिछले वाले केस में क्या था, पॉजिटिव बैलेंस था, मतलब हमने पैसे लेने थे। जी सर, इसको रजे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक भी बोलते हैं। ओवरड्राफ्ट मतलब हमने बैंक में से ओवर विड्रॉन कर रखा है, हमने बैंक में से क्या कर रखा है, ओवर विड्रॉ कर रखा है। इस वजह से हमारा बैलेंस जो है नेगेटिव चला गया, इस वजह से हमारा बैलेंस नेगेटिव चला गया। तो सर फिर इसका क्या बीआरएस पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। हमें बैलेंस जो कैश बुक
अगर वो बैलेंस एज पर कैश बुक लिखता है, ये पॉजिटिव बैलेंस बोल रहेगा। अगर वो लिखता है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, मतलब वो नेगेटिव बैलेंस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? नेगेटिव बैलेंस की। अगर क्वेश्चन लिखेगा डेबिट बैलेंस, डेबिट माने हमारी एसेट है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक माने वो पॉजिटिव बैलेंस की बात कर रहा है कि आपने बैंक में से पैसे लेने हैं। और अगर वो क्वेश्चन लिखता है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक, तो इट मींस वो हमारी नेगेटिव बैलेंस की बात कर रहा है। अदरवाइज वो लिख ही देगा पॉजिटिव बैलेंस एज पर कैश बुक, वो तो दूर से पता ही चल जाएगा अगर उसने वर्ड पॉजिटिव ही यूज कर लिया एज पर कैश बुक, और या फिर वर्ड यूज कर लिया नेगेटिव बैलेंस एज पर कैश बुक। तो ये देखना है कि ये पॉजिटिव बैलेंस है या नेगेटिव बैलेंस है, ये हमने कंसीडर करना है। सर ये कंसीडर क्यों करना है? क्या इसका हमारी बीआरएस के कॉन्सेप्ट पे फर्क पड़ेगा? स्टूडेंट आंसर इज नो। मैंने आपको एक फंडा सिखाया है, क्या कि अगर कैश बुक का हमें बैलेंस लग रहा है कि बढ़ा हुआ है तो हम लेस कर देंगे, अगर कैश बुक का बैलेंस कम हुआ है तो हम ऐड करेंगे। बस मैटर क्या करता है स्टूडेंट के ऊपर? बैलेंस कैश बुक का दिया है। बैलेंस किसका दिया है? कैश बुक का। चाहे वो पॉजिटिव बैलेंस बता रहा हो चाहे बता रहा हो नेगेटिव, हमारे फंडामेंटल पे, हमारे कॉन्सेप्ट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम कैश बुक बढ़ी है तो बढ़ा देंगे, कम कर देंगे, और कम हुई हुई है तो ऐड कर देंगे। बोलो कॉन्सेप्ट समझ आया? सर लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव, एक तरफ तो हमने पैसे लेने थे, दूसरी तरफ देने हैं पैसे, स्टूडेंट उसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। सिर्फ एक सिंपल सी कैलकुलेशन का फर्क पड़ने वाला है। किसका फर्क पड़ने वाला है? सिंपल की कैलकुलेशन का। दिखाता हूं कैसे। छोटा सा क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। जो पहले किया था हमने वो क्या था? वो बैलेंस एज पर कैश बुक था। अच्छा ये पॉजिटिव बैलेंस है कि नेगेटिव बैलेंस है? सर ये पॉजिटिव बैलेंस है। आपने लिखा है बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा हो तो वो पॉजिटिव बैलेंस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर क्वेश्चन बनाते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन आप तैयार करवाना। तो मान लीजिए ये उसने कहा है कि मिस्टर मलिक का जो है आपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है अप्रैल मंथ की। तो उसका पहली बात लिखी उसने ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 4,000 ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 4,000। उसने लिख दिया चेक डिपॉजिट करवाए थे बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक में जमा नहीं हुए, क्लियर नहीं हुए 15,000। बैंक ने चार्जेस डिडक्ट किए हैं 200 रुपया। बैंक इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। डेबिटेड बाय बैंक मतलब हमने किया था लास्ट क्लास कि बैंक ने इंटरेस्ट हमसे जो है काट लिया है। फॉर एग्जांपल 1,000, लेट्स से 1,000। और ये क्लास वैसे जस्ट टाइम पास। चेक issued but not presented for payment 8,000 नहीं, let's say 500, तो ये भी आपने इसको 300 कर लो। 300। तो स्टूडेंट्स इसमें कोई फर्क नहीं है क्वेश्चन में, आपको रीजन पता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पे ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ है। हालांकि पहले वाले केस में क्या था? बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ था। पहले वाले केस में क्या था? बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ था। बट हमारे लिए वो मैटर नहीं करता, वो बैलेंस एज पर कैश बुक है या
ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है। क्वेश्चन का इस पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है, सिवाय एक सिंपल सी कैलकुलेशन के। तो अब यहां पे बनाओगे बुक्स ऑफ जो भी है, BRS, अप्रैल, अमाउंट इन रुपी। एक बार रफ में कर रहा हूं सारा, वही डिटेल, अमाउंट, पर्टिकुलर। तो फर्क कहां पड़ेगा? पहला क्या है? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कितना है, अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे। हमारे पास बैलेंस किसका है? कैश बुक का बैलेंस है जी सर। तो हमारा फंडा क्या है? कुछ ऐड करेंगे, कुछ लेस करेंगे। अगर हमें लगा कैश बुक का बैलेंस बढ़ रहा है तो हम माइनस कर देंगे, लेस में डाल देंगे। अगर हमें लग रहा है कैश बुक का बैलेंस कम हुआ है तो हम क्या करेंगे, उसको इंक्रीज कर देंगे। स्टूडेंट्स शुरू करते हैं ये एग्जाम्पल को, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कैलकुलेशन सामने आएगी। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। चेक हमने जमा करवाए लेकिन वहां पे जमा नहीं हुए, कैश बुक बढ़ गई या कम होगी? जमा करवाए, वहां पे जमा नहीं हुए, माने हमारे जमा हो गए, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, कम कर दो। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड, कितना? 300। बैंक ने चार्जेस अप्लाई कर दी तो बैंक ने डिडक्ट कर लिया हमारा बैलेंस, तो कैश बुक बढ़ गई तो कम कर दो। बैंक चार्जेस कितने? 200। बैंक इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। बैंक ने हमारा इंटरेस्ट जो है वो डेबिट कर दिया। क्या कर दिया? डेबिट, माने पैसे काट लिए। तो पैसे जब बैंक ने काटे होंगे तो वो कम हो गया, और ये यहां कम नहीं हुआ, इसको भी कम कर दो। कैश बुक बढ़ी हुई है तो बैंक इंटरेस्ट भी। स्टूडेंट्स, बच्चे ना बैंक इंटरेस्ट में बहुत पजल होते हैं। आप उसको ध्यान से देख लेना कि बैंक इंटरेस्ट डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है। डेबिट माने काट लिया बैंक ने, क्रेडिट माने जमा किया हुआ है। तो इस केस में काटा है, अगर बैंक ने काट लिया तो हमारा बैलेंस ऑटोमेटिकली वहां से रिड्यूस हो गया। तो कैश बुक का बैलेंस क्या हुआ? हमारा बढ़ा हुआ है, तो इसलिए हमने कम कर दिया। कितना? 1000। बहुत ध्यान से देखना। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक हमने काट दिए, वहां पे पेमेंट के लिए नहीं पहुंचे, तो कैश बुक कम हुई है, ऐड कर देंगे। बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 500। नॉर्मल तरीके से। अब तक कोई फर्क नहीं पड़ा। 500 इसमें प्लस होगा, और ये 1500 इसमें से माइनस करना है। स्टूडेंट्स, अब गड़बड़ होने वाली है, बहुत गड़बड़ होने वाली है। अब तक कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एक जो ब्रैकेट है वो हमारा जो एक ओवरड्राफ्ट का कॉन्सेप्ट है वो देखने वाले हैं। ओवरड्राफ्ट का मतलब मैंने क्या बताया था? नेगेटिव बैलेंस। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या बताया था मैंने? नेगेटिव बैलेंस। स्टूडेंट्स, बस यही है। अगर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक आता है तो आपको यहां पे ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? ब्रैकेट है। ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करती है? कि हमारा बैंक में बैलेंस पड़ा नहीं है, उल्टा हमने बैंक को ये पैसा देना है। सारी गेम चेंज हो जाएगी। लेकिन हालांकि हमने क्वेश्चन करते हुए कोई डिफरेंस नहीं लगाया, मतलब कोई हमने मेथड अलग अडॉप्ट नहीं किया, सारी गेम चेंज हो जाएगी। आपने ये 500 इसमें प्लस करने हैं। अच्छा, वैसे ही अगर मैं ब्रैकेट ना लगाता तो ये कितना था? 4500। अब मुझे ये बताओ, माइनस के 4000 और इसमें ऐड करना है प्लस के 500, तो कितना आएगा? ओह माय गॉड, 3500। तो ये सारी गेम चेंज होगी। यहां पे कितना आ जाएगा? 3500। अच्छा, अब ये बताओ, ये 3500 प्लस के हैं या माइनस के हैं? सर, ये 35,000 क्या है? 3500 प्लस के हैं, माइनस के हैं। किसके हैं? माइनस के। क्यों, कैसे पता चला? सर, माइनस की जो फिगर है वो ज्यादा है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, और साइन किसका लगेगा? जिसकी अमाउंट ज्यादा थी। तो 3500 माइनस के हो गए। टोटली गेम चेंज। जो आपने लेस करना था 1500, लेस करना था 1500, वो 1500 लेस करेंगे इसमें से।
माइनस के 3500 है और माइनस करना है आपने माइनस 1500। ये समझ आया बात? क्योंकि माइनस करना है, नहीं सॉरी, माइनस करना है 1500, सिंपल। माइनस के 3500 में से माइनस करना है 1500, तो ये क्या माइनस होगा? नहीं सर, ये प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कितना? 5000। तो ये आ गया 5000। ये अच्छा, ये बताओ, अब ये जो बैलेंस आया है 5000, ये 5000 प्लस वाला बैलेंस है कि माइनस वाला बैलेंस है? ऑब्वियस है सर, माइनस माइनस प्लस तो हो जाता है, लेकिन जो साइन है वो तो माइनस का लगेगा। यस, ऑब्वियस है। इसको बोलेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। सर एक बात बताएं, पूछो सर, अगर मान लो, आपकी बात समझ आ गई कि यहां पे ओवरड्राफ्ट लिखा होगा, वहां पे क्वेश्चन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सिर्फ हमने ऊपर की ब्रैकेट लगानी है। यहां पे प्लस जो था, प्लस माइनस माइनस हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, जो साइन हमने माइनस का लग दिया। सर मान लो यहां पे 15,000 होता तो फिर क्या होता? 3500 माइनस माइनस प्लस हो जाते, प्लस 15,000 कर देते, 18,500 आ जाता। 18,500 आपका प्लस का आ जाता जी। तो फिर हम ओवरड्राफ्ट थोड़ा लिखते, हम लिखते बैलेंस एज पर पासबुक। यही है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर ऊपर हमें ओवरड्राफ्ट बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस या फिर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक देता है, तो इट मींस वहां हम क्वेश्चन नेगेटिव से शुरू कर लेंगे, ब्रैकेट डाल के शुरू करेंगे। हाँ, अगर हमारा आंसर भी नीचे नेगेटिव आ गया, ऐसा प्लस माइनस करके, तो इट मींस ठीक है, वो जो पासबुक का बैलेंस है वो ओवरड्राफ्ट आ गया होगा, या पासबुक का बैलेंस नेगेटिव लिख दो, या फिर आप मतलब इस तरीके से बाद में बताता हूं, तो नेगेटिव आ गया। बोलो बात समझिए? हाँ, अगर ये वाला पॉजिटिव आ जाए तो फिर आप सिंपल लिख दो बैलेंस एज पर पासबुक। फिर क्या लिख दो? सिंपल बैलेंस एज पर पासबुक। अगर वो नेगेटिव में आ गई तो आप लिख देना ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। बोलो बात समझ आई कि नहीं? सर हाँ। सर एक बात बताओ, बोलो सर, ऐसा जरूरी है कि यहां पे पॉजिटिव बैलेंस था, ये रहा बैलेंस था? सर क्या पक्का ही है कि जो आंसर आएगा वो भी पॉजिटिव ही आएगा? नो। अगर ऊपर बैलेंस पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव आ रहा है, तो आप उसको ओवरड्राफ्ट लिख के आओगे। अगर ऊपर नेगेटिव है तो सर फिर क्या नीचे भी नेगेटिव आएगा हमेशा के लिए? क्योंकि सर यहां पे आपने कहा कि नेगेटिव आ गया, तो यहां पे भी नेगेटिव आ गया, क्या हमेशा ऐसा होगा? ऐसा नहीं है। ऊपर वाला बैलेंस अगर नेगेटिव है तो नीचे वाला बैलेंस अगर आपका पॉजिटिव आता है तो वो ओवरड्राफ्ट नहीं है, आपको सिंपल उसको बैलेंस लिख के आने वाले हो। स्टूडेंट बात समझ आ गई? तो कैश बुक का बैलेंस डेबिट है या फिर क्रेडिट बैलेंस है, या मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है, हमारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अफेक्ट नहीं कर रहा, हम सिर्फ कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे। बहुत ध्यान से स्टूडेंट करना, ये प्लस माइनस 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 प्लस प्लस, तो ये मुझे नहीं आती थी अपने टाइम में। आप लोग इस पे पीएचडी कर रहे हो, आप मैथ पढ़ रहे हो, आपने 10th तक मैथ पढ़ा, हमारे टाइम पे तो मैथ ही नहीं था, हम पढ़ते ही नहीं थे कि मैम डांटेगी, मैथ तो आता कुछ नहीं है, तो ऐसे ही कर दो बस। लेकिन आप लोगों को पता है ना, ये प्लस माइनस 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 प्लस ऐसा करके, तो साइन किस चीज का लगेगा वो मैटर करता है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। स्टूडेंट्स, ये एक जो इश्यू था वो मैंने बताना था, क्योंकि आपकी बुक में जो क्लासिफिकेशन दे रखी है ना क्वेश्चंस की, तो उसमें से फर्स्ट ऐसा ही है, क्वेश्चन की उन्होंने ना हेडिंग्स बना रखी हैं, कोई भी बुक है कि बैलेंस, अच्छा सॉरी हाँ, एक चीज और, इसको ना फेवरेबल बैलेंस भी बोलते हैं। फेवरेबल बैलेंस कि हमारी फेवर में है बैलेंस, ठीक है, हमारी फेवर में है, तो मतलब क्या हुआ इसका, हमारा प्लस का बैलेंस है, और इसको बोलते हैं अनफेवरेबल बैलेंस। अनफेवरेबल बैलेंस कि हमारी फेवर में नहीं है, माने हमारे अगेंस्ट है, हमारे अगेंस्ट मतलब हमें पैसे देने हैं। तो स्टूडेंट्स एक ना खामखा की वो बनी हुई है आपकी बुक में, अलग से ऊपर हेडिंग दे रखी है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के। जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप करोगे, कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो, तो लिख रखा है व्हेन स्टार्टिंग पॉइंट इज फेवरेबल, डेबिट, पॉजिटिव बैलेंस एज पर कैश बुक। तो हाँ, फिर क्या दिक्कत है? कह रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि फेवरेबल है,
डेबिट बैलेंस बोल रहा है, पॉजिटिव बैलेंस बोल रहा है, या सिंपल बैलेंस बोल रहा है, तो इट मींस क्या है, ठीक है यार प्लस का बैलेंस है, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन कुछ बाद में उन्होंने हेडिंग एक और दे रखी है, व्हेन स्टार्टिंग पॉइंट इज अनफेवरेबल, या क्रेडिट माने हमने लाइबिलिटी है, हमारी क्या है, लाइबिलिटी है, अनफेवरेबल, क्रेडिट, नेगेटिव या ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो ठीक तो है ना, बस कैश बुक का सॉरी ठीक तो है, एज पर कैश बुक बैलेंस है, तो हमारा क्वेश्चन तो सारा एज इट इज होगा, कैश बुक प्लस बढ़ी हुई है तो उसको लेस कर दो, कैश बुक कम हुई है तो उसको ऐड कर दो। इसमें कोई फर्क आने वाला नहीं है, बाद में फर्क आएगा अगर वो ये चीज लिखता है तो अनफेवरेबल, क्रेडिट, नेगेटिव, ओडी, इट्स नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स बस बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, जो ये वाला है सॉरी जो ये वाला पॉइंट है बस आपने वो वाला ब्रैकेट में लिख देना है, माने वो नेगेटिव वाला है, उसके बाद प्लस का आता है माइनस का आता है, हमें मैटर नहीं करता, बस ये पौड़ी ध्यान से उतरना, ये पौड़ी ध्यान से उतरना। फॉर एग्जांपल यहां पे 5500 होता, फिर यहां पे 5500 होता तो प्लस माइनस माइनस होता, 1500 आता यहां पे, प्लस का है माइनस का, सर फिर प्लस का आता, हाँ 1500 प्लस का 1500 माइनस का है, इसको माइनस करने तो कितना हो जाता, वो 3000 हो जाता, 1500 प्लस माइनस 1500 जीरो आता है, सॉरी जीरो। तो इस तरीके से सिर्फ स्टार्टिंग पे ध्यान रखना है, और अल्टीमेट अगर लास्ट में वो नेगेटिव आ रहा है तो इट मींस ओवरड्राफ्ट है, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो वो फेवरेबल बैलेंस है। इस तरीके से क्वेश्चन दिए हुए हैं, हालांकि हेडिंग देने की जरूरत नहीं थी, कोई फर्क तो है ही नहीं, सिर्फ ये यहां पे क्या शो करना है, नेगेटिव शो करना है। तो स्टूडेंट्स ये बात समझ आ गई। तो इसके रिगार्डिंग ये ना अभी जो दो फेज के क्वेश्चंस हैं, व्हेन स्टार्टिंग पॉइंट इज फेवरेबल, डेबिट, पॉजिटिव बैलेंस, तो कितना क्वेश्चन सेम होना है, सिर्फ पॉजिटिव बैलेंस ऊपर शो करना है, अगर अनफेवरेबल है, नेगेटिव है, क्रेडिट है, तो सिर्फ हम ब्रैकेट शो करेंगे। क्या शो करेंगे, ब्रैकेट। ऐसा पूरी गेम चेंज हो जाती है अगर पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता, तो मैं इसे करवा के दिखा रहा हूं। अगर ये बैलेंस ना होकर के ओवरड्राफ्ट होता तो हमारे क्वेश्चन में कोई फर्क पड़ता नहीं सर, हमने बस ये फिगर क्या कर देनी थी, ब्रैकेट में डाल देनी थी, तो क्वेश्चन बदल जाता। वो बाकी सेम है, 38,000 इसमें हमने प्लस करना है, लेकिन वो तो पहले माइनस में है, प्लस माइनस माइनस कितना होता, 175, ये माइनस हो जाता, ऑल्दो आप प्लस करना चाहते हो लेकिन वो हो क्या जाता, माइनस हो जाता, माइनस 38,000, तो ये आ जाता राजीव 137। अब बताओ प्लस का या माइनस का, माइनस का सर, माइनस के 137 है, और उसमें से माइनस क्या कर रहे हो आप, 7500 कर रहे हो, तो ये माइनस होते या प्लस हो जाते, सर माइनस माइनस प्लस हो जाते, तो प्लस हो जाता कितना, 144,500, तो यहां पे 144,500 आंसर आता। अब ये बताओ ये प्लस के या माइनस के हैं, सर माइनस माइनस बेशक प्लस हुए हैं लेकिन साइन तो माइनस का ही लगेगा, हाँ, तो फिर अगर ये माइनस है तो मैं यहां पे क्या लिख देता, ओवरड्राफ्ट, मैं क्या लिख देता, ओवरड्राफ्ट। तो स्टूडेंट फर्क कुछ नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट का खेल है, वो लास्ट में एट द एंड आके कैलकुलेशन चेंज हो जाती है, इसमें और कोई चीज नहीं है। तो हम आपके ये दो फेज के ना क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, जो ये पर्टिकुलर हेडिंग दे रखी है, ये वाली, एक ये दे रखी है और ये दे रखी है, उसके बाद दो टॉपिक, तीन टॉपिक और हैं, वो असल में टॉपिक ही नहीं है, वो जो जस्ट एकेडमिक प्रॉब्लम है, आपको बिना मतलब के टेस्ट कर रहे हैं। अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे तो वो भी इजी हैं, वो आराम से हो जाएंगे, वो तो एक दिन का कॉन्सेप्ट है। जैसे हमको यहाँ पे 3 क्लासेज लगी बीआरएस की, अब इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो वो बाकी सारे क्वेश्चन तो एक दिन का काम है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। तो आज की क्लास खत्म करने से पहले हम कुछ एक दो इश्यूज देख लेते हैं, सिर्फ एक दो। हालांकि वो बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, बिल ऑफ एक्सचेंज से। तो जिन्होंने बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर नहीं किया हुआ स्टूडेंट्स, हमने ना बड़ी प्लानिंग से किया है कि पहले हम जर्नल पढ़ा, फिर कैश बुक पढ़ा, फिर हमने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा, ताकि वो
आगे वाले चैप्टर्स में हमें दिक्कत ना आए, अदरवाइज वो दिक्कत आ जाती है तो हमें लगता है कि सारा क्वेश्चन ही डिफिकल्ट है। अब से एक बात कहता हूं, बिल ऑफ एक्सचेंज में हम एक कॉन्सेप्ट क्या करते थे, बिल रिसीवेबल लास्ट है, बस बीआरएस में इसका इफेक्ट देखना है। ऑफ रुपीज 50,000 डिस्काउंटेड विद बैंक, बहुत वेराइटी है इसमें। बिल रिसीवेबल 50,000 डिस्काउंटेड विद बैंक, रिटर्न्ड डिसऑनर्ड, बिकम डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड हो गया। नो इंटीमेशन वॉज रिसीव्ड, हमें कोई इंटीमेशन उसकी नहीं मिली। तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या हुआ, जब भी बिल रिसीवेबल डिस्काउंट होता है तो ठीक है हमारे अकाउंट में पेमेंट आ गई, वो उसका कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जब डिसऑनर होता है तो पता है आपको क्या होता है सर, क्या होता है सर, वो बैंक में से पैसे कट कर देता है। हाँ ये है, कम तो आपको भी करनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि इंटीमेशन नहीं मिली, बैंक का बिल डिस्काउंट डिसऑनर हो गया, तो बैंक ने तो हमारे 50,000 उड़ा दिया होगा यहां से डिसऑनर करके। तो बैंक में हमारा बैलेंस, अब इसको 120 कर लो अदरवाइज पजल हो जाओगे। तो 120 में से हमारा 50,000 बैंक ने उड़ा दिया, हमारे पास बचा कितना 70, लेकिन आपके पास अभी भी कितना शो हो रहा है 120। बोलो कैश बुक बढ़ी हुई है कम हुई है, बढ़ी हुई है। हाँ लेकिन अगर यही इंटीमेशन हमें पहले रिसीव हो जाती बिफोर 31 मार्च तो वो कोई सीन ही नहीं बनता, क्योंकि 70 50 बैंक ने काटा, 50 हम काट देते, वो तो हमने डेट वाला कॉन्सेप्ट कर ही लिया। अच्छा अगर ऐसा लिखा होता कि बिल रिसीवेबल था, डिस्काउंट करवाया हुआ था, डिसऑनर हो गया, बैंक डेबिटेड अवर अकाउंट बिल रिसीवेबल 50,000 का, इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस 500। तो बैंक ने कितने चार्जेस हमारे डिडक्ट किए 500। तो क्या बैंक ने 50,000 डिडक्ट किया होगा, नो, आपके अकाउंट में 20 शो कर रहा है और बैंक ने उधर से कितने उड़ा दिए 50,500। तो डिफरेंस कितने का आएगा 50,500 का आएगा। तो ये बिल रिसीवेबल के रिगार्डिंग जो है एंट्रीज है। तो स्टूडेंट्स इसमें ना बहुत सारे और पॉइंट्स हैं, तो उसको विजुअलाइज करके हम बता देंगे। ऑल्दो फर्स्ट ईयर में आते हैं, प्लस वन में नहीं है, लेकिन इतने पॉइंट से आप अभी बाकी के क्वेश्चंस अभी ट्राई करना जो 2 फेज के हैं, चाहे वो फेवरेबल बैलेंस दिया हो चाहे अनफेवरेबल। लेकिन अनफेवरेबल में वो माइनस की कैलकुलेशन जो है उसको बहुत ध्यान से वहां पे स्लो हो जाना। बाकी तो आपको ध्यान में है कि कैश बुक बड़ी है तो कम कर देंगे, कम है तो बढ़ा देंगे। कैश बुक बड़ी हुई है तो लेस में डाल देंगे, अगर लेस है तो ऐड में डाल देंगे। लेकिन कैलकुलेशन पे गड़बड़ होगी। अगर ऊपर फेवरेबल बैलेंस है तो हमने प्लस की फिगर उठाई हुई है, अगर अनफेवरेबल बैलेंस है माने क्रेडिट बैलेंस है तो इट मींस हमने ऊपर क्या लगाना है, नेगेटिव लगाना है। और नेगेटिव लगाने की वजह से वो सारी कैलकुलेशन जो प्लस है ना वो माइनस हो जाता है, जो माइनस होना प्लस हो जाता है। बोलो बात समझ आ गई। तो स्टूडेंट इसकी प्रैक्टिस करो, आपको नेक्स्ट क्लास बहुत इजी लगेगी। वो एक अलग का कॉन्सेप्ट है जिसमें सिर्फ एकेडमिक प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है, उसका प्रैक्टिकल लाइफ से कोई कंसर्न नहीं है। तो ये बीआरएस का है और 2-4 इश्यूज पेंडिंग है, वो एडवांस इश्यूज है कि उसकी वजह से भी डिफरेंस आ सकता है। अगर आप ये क्वेश्चन कर लोगे तो वो 2-3 इशू मैं करवा भी दूंगा, और जो मेरे नोट्स हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे क्वेश्चन बैंक, उसमें मैं वो डाल भी दूंगा, ऑल्दो प्लस वन में वो आने वाले नहीं है। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, क्लासेस ओवर।